तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम कैसे बड़े बड़े वाक्यों को सिकुड़कर छोटे और असरदार शब्दों में बदल देते हैं? हिंदी में इस कमाल के जादू को समास कहते हैं, और आज हम इसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अब भला एक टमाटर और एक कमल हमें हिंदी ग्रामर के बारे में क्या सिखा सकते हैं? जरा स्क्रीन पर देखिए। लाल है जो टमाटर, ये सीधा बन गया लाल टमाटर। और नीला है जो कमल, वो हो गया नील कमल। यही तो है संक्षिप्तीकरण की ताकत, मतलब बातों को छोटा और एकदम सटीक बनाना। और जानते हैं, भाषा को छोटा और असरदार बनाने का यही जो तरीका है ना, इसी को कहते हैं समास। सीधे सीधे कहें तो ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया मतलब वाला शब्द बनाने का प्रोसेस है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समास की बेसिक बातें समझेंगे, फिर इसके जो 6 टाइप हैं उन पर नजर डालेंगे, हर एक को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें समेट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं समास की बिल्कुल बेसिक बातों से। आखिर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? मतलब वो कौन से 2 खास हिस्से हैं जिनसे कोई भी सामासिक शब्द बनता है। देखिए, हर सामासिक शब्द में ना 2 पार्ट होते हैं। जो पहला वाला शब्द होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द होता है वो कहलाता है उत्तर पद। जैसे एक शब्द है गंगा जल, इसमें गंगा हुआ पूर्व पद और जल हुआ उत्तर पद। सिंपल। अच्छा, तो जब ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो नया शब्द तैयार होता है उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। ये समझिए कि ये इस पूरे प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे रसोई और घर मिले तो क्या बना? रसोई घर। अब जरा इस प्रोसेस को उल्टा करके देखते हैं। जब हम उस बने बनाए शब्द को यानी समस्त पद को वापस उसके असली लंबे रूप में तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह। और यही वो चाबी है जिससे हमें किसी भी समास का असली मतलब और उसका टाइप समझ में आता है। जैसे प्रयोगशाला का विग्रह क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला। तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब चलिए समास की जो मेन कैटेगरीज हैं उनका एक टूर लेते हैं। हिंदी ग्रामर में समास को मोटे तौर पर 6 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, और हर एक की अपनी पहचान है, अपने अलग नियम हैं। तो ये हैं वो 6 प्रकार: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। हाँ, नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं। हम एक एक करके सबको बहुत आसानी से समझेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब हम हर एक टाइप को उसके रूल्स और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। नंबर 1 पर है अव्ययी भाव समास। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें पहला पद यानी पूर्व पद ही मेन होता है, वही पूरे शब्द का मतलब तय करता है। जैसे एक शब्द है यथाशक्ति, इसका मतलब है शक्ति के अनुसार। यहाँ सारा जोर यथा पर है, वही सबसे जरूरी है। अगला है तत्पुरुष समास। अब ये अव्ययी भाव का ठीक उल्टा है। इसमें दूसरा पद यानी उत्तर पद सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने रसोई घर का उदाहरण लिया था, उसका मतलब क्या था? रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर घर मेन शब्द है। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसमें एक शब्द दूसरे की कह सकते हैं कि विशेषता बताता है। ये पूरा विशेषण और संज्ञा का खेल है। जैसे एक शब्द है नीलांबर, इसका विग्रह हुआ नीला है जो अंबर। तो यहाँ नीला शब्द अंबर यानी आसमान की क्वालिटी बता रहा है। बहुव्रीहि समास तो बहुत ही यूनिक है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही इंसान या चीज की तरफ इशारा करते हैं। मतलब न पहला पद मेन न दूसरा। जैसे त्रिनेत्र शब्द को लें, इसका मतलब सिर्फ 3 आंखें नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है 3 नेत्र हैं जिसके, यानी कि भगवान शंकर। द्विगु समास को पहचानना तो समझिए सबसे आसान है। इसका पहला पद हमेशा हमेशा एक नंबर होगा और ये शब्द किसी ग्रुप को दिखाएगा। जैसे नवरात्र, इसका मतलब क्या हुआ? 9 रातों का समूह। और आखिर में आता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों मेन होते हैं। दोनों की बराबर की इंपॉर्टेंस होती है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो बीच में अक्सर और या जैसे शब्द लगते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण माता पिता, मतलब माता और पिता। ठीक है,
थ्योरी तो हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। अब देखते हैं कि जो समास एक जैसे दिखते हैं उनमें आखिर फर्क कैसे किया जाए। सबसे कॉमन सवाल, कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर कैसे पता करें? ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए नीलकंठ शब्द को लेते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, सारा का सारा खेल विग्रह का है, मतलब शब्द को तोड़ने के तरीके का। अगर हम नीलकंठ का विग्रह करते हैं, नीला है जो कंठ, तो ये सिर्फ गले की विशेषता बता रहा है और ये बन गया कर्मधारय। लेकिन अगर हम विग्रह करें नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो अब ये बहुव्रीहि है, क्योंकि ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक इसी तरह एक और कंफ्यूजन है, क्या कोई भी शब्द जो नंबर से शुरू हो वो हमेशा द्विगु ही होगा? जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दशानन शब्द को देखिए, अगर इसका विग्रह है 10 मुखों का समूह, तो हाँ, ये द्विगु है। पर अगर विग्रह है 10 हैं आनन जिसके, यानी कि रावण, तो ये बहुव्रीहि बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। एक और कंफ्यूजन का पॉइंट देखिए, शब्द है नवग्रह। अब यहाँ नव का मतलब 9 भी हो सकता है और नया भी। अगर विग्रह है नव यानी 9 ग्रहों का समूह, तो ये द्विगु समास है। लेकिन अगर विग्रह है नव यानी नया है जो ग्रह, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए, तो अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इसे अपनी समास चीट शीट समझिए। तो अब ये साफ है कि समास सिर्फ ग्रामर का कोई सूखा नियम नहीं है, बल्कि ये तो भाषा को खूबसूरत और पावरफुल बनाने का एक शानदार तरीका है। अब जब ये राज पता चली गया है, तो अपने आसपास की दुनिया में, अपनी रोज की बातचीत में इन शब्दों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगली बार जब कोई राजपुत्र या चतुर्भुज जैसा शब्द सुनाई दे, तो एक पल रुककर उसके पीछे छिपे समास को पहचानने में जो मजा आएगा वो अलग ही होगा।